अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक ये है कि क्या हम किसी एक ही स्टॉक में 5 से 10 साल तक के लिए या फिर इससे भी ज़्यादा जैसे 20 साल या फिर आप लाइफ टाइम भी बोल सकते हैं कि इतने लॉन्ग टर्म के पर्पस के लिए अपने जैसे रिटेल छोटे इन्वेस्टर्स के लिए मुनासिब है या नहीं। तो आगे बहुत सारी चीज़ों को सामने रख के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी पार्ट मिस किए बगैर। वीडियो का आगाज़ हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही करते हैं। आपने ये कंपनी का नाम सुना होगा, वैभव ग्लोबल लिमिटेड। मैंने इसको एक बार कवर भी किया है अपने इसी चैनल पे। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे 1 साल पहले तो आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। तो हम इसका लाइव एग्जांपल इस स्टॉक का हम देखेंगे। वो इसलिए देखेंगे कि इस स्टॉक में दो जो बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया के, एक है अपने विजय केडिया सर और एक आशीष कचोलिया सर। तो इन दोनों का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट है, एक का था और एक का अभी भी है। तो दोनों का हम लाइव एग्जांपल के साथ समझेंगे और दोनों का स्ट्रैटेजी को देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्क्रीनर पे जाते हैं और वहाँ पर दोनों का स्टेक देखते हैं। मैं अभी स्क्रीनर पे हूँ और यहाँ पर मैंने स्टॉक का नेम सर्च कर लिया हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ भी ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट चलेंगे क्या बोलते हैं अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आ रहे होंगे। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ हमें पब्लिक का देखना है। पब्लिक में जो यहाँ पर आपको प्लस का आइकॉन नज़र आ रहा है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर है उसका यहाँ पर नेम शो होगा। तो यहाँ पर आपको शो होगा पहले विजय केडिया और दूसरा है आशीष कचोलिया, ठीक है। विजय केडिया सर का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड 2022 से है। तो इसी से अगर हम ले लेते हैं तो उन्होंने जब इन्वेस्ट किया था 1.95%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज़ ही करते गए और अभी भी रिसेंट में भी इंक्रीज़ किया है। चलो यहाँ पर अभी थोड़ा सा जो इंक्रीज़ हुआ है इसका लॉजिक तो हमें समझ में आता है, लेकिन इसका हमें असल में लॉजिक समझना है। और दूसरा है आशीष कचोलिया सर, इन्होंने भी इन्वेस्ट किया था 1.21% के साथ। उसके बाद इन्होंने मार्च में थोड़ा सा अपने स्टेक को डिक्रीज़ किया, यानी कि सेलिंग की। उसके बाद फिर जून में पूरे ही यहाँ पर एग्ज़िट कर दिए, ठीक है। तो इन्होंने एग्ज़िट क्यों किया और इन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों करके रखा, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए हम चलते हैं फिर से गूगल पे। मैंने यहाँ पर गूगल ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर मैक्सिमम कर दिया है, ठीक है। यानी कि इस स्टॉक का अगर हम देखेंगे कि लिस्ट कब हुई थी, 2004 में ये स्टॉक मार्केट से लिस्ट हुई थी 10 रुपये 50 पैसे के साथ। और उसके बाद ये स्टॉक जो है 2 साल में, अगले 2 साल में ये 78 से भी ज़्यादा ये इसका ये गया था स्टॉक प्राइस, ये देखिए 82 89 के आसपास। तो ऑलमोस्ट यहाँ से जो है 8 से 9 गुना यहाँ पर रिटर्न दे दिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे इसका डिक्लाइन शुरू हुआ, यानी कि शार्प करेक्शन देखने को मिला। और उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे 2000, ये देखें 2013 तक ये बिल्कुल जो है नीचे ही नीचे रहा, पूरा डाउन में रहा 66% के साथ। बाद फिर यहाँ पर उठा और कितने 2015 तक ये अच्छा परफॉर्मेंस करे। उसके बाद फिर से यहाँ पर 2020 तक देखेंगे फिर एक ही रेंज में रहा। उसके बाद फिर 2020 के बाद जो ये अच्छा रैली दिया यहाँ पे, ये देखें। उसके बाद फिर यहाँ पर डिक्लाइन हुआ और फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर डिक्लाइन हुआ। तो इन सारे चीज़ों को, ये उतार चढ़ाव को डिस्कस करने की वजह ये है कि मेरा भी पहले माइंडसेट ऐसा ही था कि किसी भी स्टॉक में अच्छा फंडामेंटली अगर स्टॉक स्ट्रांग है उसमें पैसे लगाकर जो है लॉन्ग टर्म के लिए जैसे 5 से 10 साल 20 साल या फिर लाइफ टाइम के लिए भी उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो। उसके बाद मैंने जब टेक्निकल को थोड़ा समझा और उसको मैंने एनालिसिस करना सीखा तो मेरा जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही चेंज हो गया। वो चेंज इसलिए हुआ कि हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और उसके बाद फिर यहाँ तक ये गया, देखो, यानी कि 7 से 8 गुना या फिर 9 गुना यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे प्रॉफिट मिला। और उसके बाद फिर जो यहाँ पर ये जो रेंज है, तो मैं इसमें क्यों बैठे रहूँ इतना साल तक। अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये देखो 2006 से 2013 तक, यानी कि एक 6 साल से भी ज़्यादा जो है ये पीरियड में ये डाउन में ही रहा। अगर मैं इसी रेंज में अगर मैं इन्वेस्टेड रहता, ये 6 साल तक जो है मेरा पैसा इसमें फंसे हुए रहता, अटके हुए रहता और ये बेकार यहाँ पर पड़े हुए रहता,
ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों ना करता कि जैसे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गया, टेक्निकल मुझे बताया कि यहाँ से जो है अब रिवर्स हो सकता है, तो मैं यहाँ पर निकल जाता और इसी पैसे को मैं किसी और स्टॉक में जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस तरह से ऊपर अप में जाने की, वो हमें टेक्निकल बताती है, टेक्निकल के ज़रिए भी हम देखेंगे अभी। तो फिर मैं वहाँ पर एंट्री करके उसमें मैं पैसे बनाता, इसमें क्यों फंसे हुआ रहता। और एक मैं लाइव एग्जांपल एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने जब इस स्टॉक को कवर किया था तो 2023 के आसपास किया था, जब चल रहा था 350 के आसपास चल रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर ये 500 तक गया था, ठीक है, 500 तक ये स्टॉक गया था। उसके बाद फिर इससे ये जो है यहाँ पर डाउन में गया और अभी तक देखेंगे जब से अब तक 500 से ये देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 50% ये जो है डाउन में है। और कब से है ये? 2024 से अब तक, पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट जो है ये डाउन में है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एंट्री किया, उसके बाद फिर यहाँ तक जैसे परफॉर्मेंस अच्छा दिया और या फिर यहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ, तो मैं अगर यहाँ पर निकल जाता तो ये जो रेंज है इससे मैं बच जाता, ठीक है। ये पैसे जो है मेरा यहाँ पर फंसे हुए नहीं रहता था। अब हम इसको टेक्निकल के ज़रिए समझते हैं। मैं यहाँ पर अपस्टॉक्स में देख रहा हूँ और ट्रेडिंग व्यू का मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर टाइम फ्रेम देखेंगे तो मंथ का है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जब भी हम किसी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं तो मंथ के टाइम फ्रेम में करते हैं, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को ले लेते हैं कि जब मैंने इस स्टॉक को एनालिसिस किया था तो उस टाइम पे इसका जो रेंज था, समझो ये जो MACD का जो हिस्टोग्राम आपको शो हो रहा है ना यहाँ पे, ये फर्स्ट या सेकंड बार पे मैंने यहाँ पर इस स्टॉक को कवर किया था। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फर्स्ट बार को ही, ठीक है। तो यहाँ पर 2023 अगस्त को मैंने इस स्टॉक को एनालिसिस किया था, इसलिए कि इसका क्रॉस ओवर हुआ था। उसके बाद जो है ये अच्छा 500 से भी ऊपर गया था, ठीक है। ये रेंज देखिए 500 से ऊपर गया और उसके बाद फिर यहाँ पर ये रिवर्स हुआ। तो यहाँ पर जो आशीष कचोलिया सर जो है, आपने नोट किया होगा कि उन्होंने पहले क्या बोलते हैं मार्च के महीने में अपने प्रॉफिट बुकिंग की उन्होंने, उसके बाद फिर जून के महीने में पूरे जो है वहाँ से निकल गए, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ देखें, ये देखो मार्च के महीने में इन्होंने क्या बोलते हैं थोड़ा सा सेलिंग किया, उसके बाद फिर जून में पूरी तरह से निकल गया। ये इस वजह से निकला कि इन्हों जो है ना, आशीष कचोलिया सर का जो माइंडसेट यहाँ से अपने को समझ में आया, तो इनका ये आया कि ये सिर्फ फंडामेंटल को नहीं बल्कि टेक्निकल को भी अपने स्ट्रैटेजी में जगह देते हैं। और अपने जो विजय केडिया सर है, इन्हों भी देखते होंगे टेक्निकल, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इसका माइंडसेट है कि मैं इस स्टॉक से निकलूंगा ही नहीं। तो इनका जो है ना, अपने विजय केडिया सर का इनका अलग माइंडसेट है। ये बड़े इन्वेस्टर है, इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है। इनको अगर यहाँ से प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है या फिर पूरा ख़त्म भी हो गया ना, ज़ीरो पे भी अगर आ गया ये स्टॉक, तो इनको कुछ भी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इनको भी नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी जो अलग है, तो हम दोनों में कंपेयर करेंगे कि किसकी स्ट्रैटेजी अपने जैसे छोटे इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो है ना, आशीष कचोलिया सर का स्ट्रैटेजी बेस्ट है अपने जैसे छोटे इन्वेस्टर के लिए। इसलिए कि हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं होते तो हम इतने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी नहीं कर सकते। इनके पास क्या है, पैसे बहुत ज़्यादा रहते, इनका जो है किसी और स्टॉक से पैसे बन जाते हैं या फिर इनका जो है डिविडेंड से काम चल जाता है। इनके पास बहुत हज़ारों क्या बोलते करोड़ों शेयर्स रहते हैं इनके पास। तो उन करोड़ों में से अगर इनको 1-2 रुपये पर शेयर भी अगर ये मिल गया तो इनका जो है घर का खर्चा चल जाता, ठीक है। तो इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क पड़ने वाले अपने जैसे छोटे इन्वेस्टर के लिए। तो हम यहाँ पर एक बिलफर्ज कर लेते हैं कि विजय केडिया सर जो है सिर्फ ये फंडामेंटल के बेस पे ये क्या बोलते हैं स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं और उसी में इन्वेस्टेड रहते हैं। और आशीष कचोलिया सर जो है वो फंडामेंटल भी देखते हैं, उसके बाद फिर टेक्निकल भी देखते हैं। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंट क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पर ही क्यों निकल गए, तो मैं अभी आपको टेक्निकल में फिर से जाके बताता हूँ। ये देखें कि इन्होंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल बहुत पहले से इन्वेस्टर थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एग्जिट क्यों किया। उससे पहले हम मार्च में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्च 2024 सेलेक्ट किया हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्टेक को सेलिंग किया था। तो उसका रीज़न क्या था मालूम, यहाँ पर देखो टेक्निकल अपने को यहाँ पर बता देते। ये जो EMA 9 है ना, मैं आपको इंडिकेटर्स बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया आपको। ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रहा है ये EMA 9 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये MACD है, ये RSI है, इसका भी कुछ काम नहीं है, इसको हम अभी साइड में रखते हैं। और ये CCI है। तो CCI और ये EMA 9 जो है और MACD, ये अपने को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आया करती है। तो सबसे पहले ये EMA 9 देखेंगे ना, तो इसके नीचे यहाँ पर कैंडल बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पर CCI देखेंगे कि यहाँ पर जो है इन्होंने क्रॉस डाउन दे दिया था, ठीक है। ब्लू लाइन जो है
ये MACD लाइन जो है ब्लू लाइन को क्रॉस कर दिए थे, सिग्नल लाइन को। तो यहीं पर जो है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में ही, अप्रैल में ही वो निकल गए होंगे, इसलिए कि यहाँ पर जो है पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि मार्च के बाद अप्रैल में ही वो निकल गए होंगे। यहाँ पर जून आते आते यहाँ पर पूरा आपको खाली नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर इनका जो बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी मुझे यहाँ पर दिखा। इसको जैसे ही लगा कि यहाँ से क्रॉस डाउन हो गया तो ये पूरे अपने निकाल के यहाँ से निकल गए। फॉर एग्जांपल हम अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर के माइंडसेट से अगर सोचते हैं तो हमने जो यहाँ पर कवर किया था ये फर्स्ट बार पे, ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट या सेकंड बार ही ले लेते हैं, ये बड़ा वाला कैंडल। तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं और उसके बाद यहाँ पे निकल जाते हैं ये वाले कैंडल पे, जहाँ पर क्या है अपने आशीष कचौलिया सर निकले थे। तो फिर भी जो है हमें कितने पिछले 7 महीने में अपने को 14% यहाँ पर रिटर्न देखने को मिले थे। यहाँ से अगर हम नहीं निकलते थे तो फिर क्या होता था, ये देखो यहाँ तक अपन 28% के साथ माइनस में रहते थे और अभी तक जो है वहाँ पर अपना पैसा फंसे हुआ रहता था। तो हमें इसमें पैसे फंसा के रखने की ज़रूरत ही क्या है, जब अपने को यहाँ पर टेक्निकल बता दे रही है कि यहाँ से जो है करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो हम यहाँ पर निकल के किसी दूसरे स्टॉक में क्यों ना हम लगा दें। तो इन सारी बातों का खुलासा ये हुआ और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें कोई भी एक टाइम को फिक्स करके चलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जो इतने साल तक मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूँगा। अगर हमें टेक्निकल ये बता रही है कि ये अभी 10 साल तक जो है अच्छा चलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक सेकंड, ये देखो ये यहाँ पर ले लेते हैं, ये MACD का क्रॉस ओवर हुआ था, ठीक है, और ये कब हुआ था 2019 में, और उसके बाद से ये जो है 2021 तक, 2019 से 2021 तक ये अच्छा रैली देता रहा, ठीक है। तो जब तक ये पॉजिटिव हिस्टोग्राम बन रहे या फिर जब तक क्या बोलते हैं इसका क्रॉस डाउन नहीं हुआ है, तो हम जब तक इसमें बैठे रहेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। चाहिए 5 साल तक ये चलता रहे, 10 साल तक चलता रहे या फिर अच्छा ऐसे ही चलता रहे, तो जब तक ये अच्छा पॉजिटिव जा रहे हैं तो हम बैठे रहेंगे। और जैसे यहाँ पर रिवर्स हो गए, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं निकल गए, कम से कम यहाँ पर जो हिस्टोग्राम के ये लास्ट ये रहता है, उससे अगर पहले देखेंगे यहाँ पर भी निकल सकते थे हम, और यहाँ पर जैसे क्रॉस डाउन दिया ये CCI, यहाँ पर भी निकल सकते थे। यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट क्या बोलते हैं, ये टॉप पे हम यहाँ पर निकल सकते थे। तो अपन यहाँ पर अच्छा पैसे बना के, और ये जो यहाँ उसके बाद यहाँ से जो ये डाउन में गया, ये देखें, इससे हम जो है बच सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद समझाने का यही है कि यहाँ पर जो है जितना फंडामेंटल मायने रखता है उतना टेक्निकल भी रखता है। ये अलग बात है कि लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से ज़्यादातर फंडामेंटल मायने रखता है, टेक्निकल थोड़ा कम रखता है, ठीक है, लेकिन टेक्निकल भी बहुत मायने रखता है, जैसे कि हमने अभी पूरा एग्जांपल के साथ देखे हमने। तो यहाँ पर आप अपने तौर पे बताएं कि दोनों में स्ट्रैटेजी किसका बेस्ट है, जो फंडामेंटल के साथ टेक्निकल को भी क्या बोलते फॉलो करें या फिर जो सिर्फ फंडामेंटल को फॉलो करें। आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हमेशा जो बात कहता हूँ फिर से दोहरा देता हूँ कि फंडामेंटल अपने को ये बताती है कि कौन सी चीज़ जो है ख़रीदना है, कौन सा स्टॉक ख़रीदने के काबिल है, और टेक्निकल अपने को ये बताती है कि उस स्टॉक को कब ख़रीदना है, ठीक है, कब ख़रीदना है और कब बेचना है। और याद रहे कि मैं यहाँ पर SIP की बात हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। SIP अलग चीज़ है और जो हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वो अलग चीज़ है। SIP जो है एक मेथड है इन्वेस्टमेंट करने का, एक डिसिप्लिन है रेगुलर इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। SIP जो है एक तरीका है, डिसिप्लिन है, और इन्वेस्टमेंट जो है एक डिसीजन है। तो इन सारे एनालिसिस से अपने को एक सीख ये भी मिला कि हर स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लायक नहीं होता। अगर आपने एक गलत स्टॉक ले लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो भाई आप इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक इमोशनल हॉस्टेज बन गए हैं। हमने जो है किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक से निकाह नहीं किया हुआ है जो हम उसको छोड़ नहीं सकते। एनालिसिस गलत हो गया, एग्जिट करो, पैसे फंसा के क्या फ़ायदा। एक ही ट्रेन, बस या स्टॉक के पीछे भागने का कोई जो है सेंस नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पर हज़ारों स्टॉक्स है, हर दिन नए से नए जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हमारा काम है एनालिसिस, इमोशन नहीं। स्टॉक ऊपर गया तो प्रॉफिट लेके निकल जाओ, नीचे जा रहा है और फंडामेंटल ख़राब हो गया, एग्जिट कर लो, सिंपल। आखिर में जाते जाते यही कहूँगा, हर एक पैसा एक ही स्टॉक में नहीं डालना चाहिए बल्कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अलग अलग स्टॉक में लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर 1 लाख रुपये है तो मैं इसको क्या करूँगा, मैक्सिमम 5 स्टॉक में डाइवर्सिफाई करूँगा और एटलीस्ट जो है 2 से 3 स्टॉक्स में। और सबसे ज़रूरी अपने इमोशंस को इन्वेस्टिंग से, और सबसे ज़रूरी अपने इमोशंस को इन्वेस्टिंग डिसीजन से दूर रखिए। अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक नहीं करते हैं तो उसका रीज़न आप कमेंट में लिखें, और अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो यस बोल के लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ये सफ़र है सीखने का, समझने का और ग्रो करने का। अल्लाह हाफिज़।